हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ कौटिल्य अकेडमी जबलपुर। आज की क्लास के अंदर हम लोग मध्य प्रदेश में वन एवं वन्य जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन मध्य प्रदेश। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर पहले हम लोग शुरुआत करेंगे फॉरेस्ट से, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे मध्य प्रदेश के। ये टॉपिक सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो स्पेशली मध्य प्रदेश में होते हैं, चाहे वो निम्न स्तर का हो या वो उच्च स्तर का, सभी एग्जाम्स के हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसमें हम लोग पहले फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे पहले फॉरेस्ट को हमको कितनी तरह से क्लासिफाई करना है, उसको बांटना, वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो फॉरेस्ट का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये हम मूलतः 5 तरीके से कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 5 डिफरेंट पैरामीटर्स। इसमें जो सबसे पहला पैरामीटर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेंसिटी, है ना, यानी घनत्व के हिसाब से। अच्छा, घनत्व के हिसाब से अगर हम बांटे, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, जो कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश करी जाती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट इन एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में आती है। जैसे जो पिछली फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो 2021 में आई थी, और अगली जो है वो 2023 में आएगी। उससे पहले 2019 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी। तो जो अगली फॉरेस्ट रिपोर्ट अब 2023 में आने वाली है, उसके बारे में आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि पिछले फॉरेस्ट रिपोर्ट से अब फॉरेस्ट रिपोर्ट में कितना वनों में बदलाव हुआ है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में मेनली बांटा जाता है। पहला है वेरी डेंस फॉरेस्ट, वीडीएफ, यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी अति घनत्व वाले वन। यहाँ पर जो वनों का घनत्व है, यानी पेड़ों का घनत्व है, ट्री कवर है, वो 70% से अबव होता है, मोर देन 70%। तो 70% से ज्यादा जहां पर ट्री कवर है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट में ये 40 से 70% के बीच में होगा। ओपन फॉरेस्ट में ये अप टू 40% या 10 to 40% के बीच होगा। और उससे कम, जहां पर 10% से कम फॉरेस्ट कवर है, उसे श्रब्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी 4 तरीकों से फॉरेस्ट को बांटा जाता है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश के में कुल मिलाकर 6,665 वर्ग किलोमीटर, दैट मीन्स 6,665 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया जो है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट का है। नाउ इट विल कॉन्स्टिट्यूट समवेयर अराउंड 2.16% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। 2.16% मध्य प्रदेश के टोटल फॉरेस्ट एरिया का ये हिस्सा होने वाला है। अगर हम बात करें मीडियम डेंस फॉरेस्ट की, तो ये जो एरिया है ये 11.10% होगा, टोटल फॉरेस्ट एरिया का 11.10%। और ये अगर हम एरिया में बात करें तो इट इज 34,610 स्क्वायर किलोमीटर्स। और लास्टली अगर हम बात करें ओपन फॉरेस्ट की, तो ओपन फॉरेस्ट सबसे बड़े हैं, ये 36,619 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि लगभग 12% के अराउंड है, दैट इज 11.88%। उसके बाद जो बचा हुआ इलाका है वो श्रब्स में आ जाएगा। श्रब्स की अलग से गिनती नहीं करी जाती। तो ये पहला क्राइटेरिया है डेंसिटी के बेसिस पर। डेंसिटी के बेसिस पर ये फिगर्स आपको याद होने चाहिए, और खास तौर पर जो नई फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगी 2023 में, तो उसमें क्या बदलाव होते हैं ये आपको करंट में अपडेट करना होगा। ये जो आंकड़े हैं ये 2021 की रिपोर्ट के हैं, जो पिछले बीते 2021 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी। जो अगली फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगी उसमें ये फिर से अपडेट होकर के आएंगे। अच्छा, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स अगर हम बांटें तो 3 तरह के मेनली फॉरेस्ट होते हैं, पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। पहला है, अच्छा, मध्य प्रदेश में जो भी फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं वो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। सिर्फ एक सब ट्रॉपिकल रीजन, जो कि पचमढ़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वहां पर बहुत ही ना के बराबर भाग में पाया जाता है। तो इसका ना एरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही ना के बराबर एरिया में पाया जाता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये 3 मेनली हिस्सों में बांटा जाता है, 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। अगर हम नाम से पे भी जाएं तो मॉइस्ट डेसिडियस, जैसा कि नाम से क्लियर है, तो वो क्षेत्र जहां पर ज़्यादा वर्षा हो रही है। ज़्यादा वर्षा मतलब जहां पर वर्षा का जो है अनुपात
वो 120 से 150 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। वर्षा जल जो है 120 से 150 सेंटीमीटर, जो हमारा साउथ ईस्टर्न पार्ट है जिसमें बालाघाट है या अनूपपुर का जिला है, उमरिया है, जो ईस्टर्न पार्ट है या जो सदर्न पार्ट है, यहाँ आप पाएंगे कि ज़्यादातर जो वन है वो मॉइस्ट डेसिडियस है। अच्छा, मॉइस्ट डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं, इसमें कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो इसमें भी आपको साल मिलेगा, आपको सागौन मिलेगा। लेकिन अच्छा, उसके अलावा सागौन जो है वो हमको ड्राई डेसिडियस में भी मिलेगा। यहाँ पर जो वर्षा है वो आपको 75 से 120 सेंटीमीटर के बीच जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर ड्राई डेसिडियस है। यहाँ पर भी टीकवुड मिलेगा, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जो मॉइस्ट डेसिडियस है ये अपने पत्ते कम समय के लिए गिराएंगे। समर्स में ये 4 महीने से 5 महीने के बीच अपनी पत्तियां गिराते हैं, जबकि ये 6 महीने से अधिक के लिए अपनी पत्तियां गिराएंगे, क्योंकि ये ड्राई डेसिडियस रेंज में आ रहे हैं। जैसे ही हम ईस्टर्न या साउथ ईस्ट पोर्शन से अंदर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे मध्य प्रदेश के जिलों में, जिसमें हम होशंगाबाद की बात करें, जबलपुर की बात करें या उसके और ऊपर, तो वहाँ पर हमको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलना शुरू होंगे। और तीसरा जो है वो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल थॉर्नी जहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। कटीले वन में जैसे खैर का पेड़ है, बबूल का पेड़ है या बेल का पेड़ है, तो ऐसे पेड़ जिनमें कि पत्तियां कम होती हैं, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का जो घनत्व है बहुत ही कम है ना, 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है जिन क्षेत्रों में, तो ऐसे क्षेत्रों में हमको थॉर्नी फॉरेस्ट यानी कटीले वन मिलेंगे। अब आप क्या पाएंगे कि ये वाले जो वन हैं वो आपको मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और कुछ हद तक मालवा के थोड़े से ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ आपको ज़्यादा कटीले वन देखने के लिए मिलेंगे। बबूल है और ये सारे पेड़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सब ट्रॉपिकल मैंने आपको पहले ही बताया, ये केवल उन क्षेत्रों में पाया जाता है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो पचमढ़ी के बिल्कुल ऊंची चोटी जो है वहाँ पर आपको ये देखने के लिए बहुत ही कम हिस्से के अंदर दिखाई देगा, है ना। मैप में हम ये देख भी सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट और जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, वो किस किस रेंज में है। अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो मॉइस्ट डेसिडियस जो है वो लगभग 9% क्षेत्र में पाया जाता है। वन क्षेत्र का लगभग 9% है ना, 8.97% जो क्षेत्र है वो ड्राई डेसिडियस मॉइस्ट डेसिडियस का पार्ट है, जो मैंने आपसे कहा कि पूर्वी और पूर्व पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, पूर्व दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है दैट इज अराउंड 88.35%, 88.65% दैट इज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ड्राई डेसिडियस जो है वो सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। वनों में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो ड्राई डेसिडियस क्षेत्र का है ना। ये हिंदी में हो जाएगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। पर्णपाती वन मतलब वो वन है जो कि अपने पत्ते गिरा देते हैं, और ये हो जाएंगे शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये हो जाएंगे कटीले वन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के हिसाब से, तो फिर 3 तरीकों से वनों को बांटा जा सकता है। इसमें सबसे पहला है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर अगर लकड़ी गिर भी गई है, पेड़ गिर भी गया है, तो आप उसको उठा नहीं सकते, और काट के उसको लेकर के जाना तो वो अपराध माना जाएगा। यहाँ पर आप घास नहीं काट सकते। मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ह्यूमन मूवमेंट है वो ना के बराबर होगा, है ना। मवेशी नहीं चरा सकते, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। जितना भी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो एरिया है वो रिजर्व फॉरेस्ट वाला एरिया है। तो रिजर्व फॉरेस्ट में ना के बराबर ह्यूमन एक्टिविटीज़ होंगी, और अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है तो उनको अपराध माना जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया ये है कि जहाँ पर आप थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। थोड़ी बहुत से मेरा मतलब है कि यहाँ पर मवेशी चरा सकते हैं, पेड़ अगर गिर गया है तो उसकी लकड़ियाँ बीन सकते हैं, पेड़ काटे यहाँ पर भी नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अनक्लासिफाइड एरिया वो एरिया है, वो फॉरेस्ट है जहाँ पर कि सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाउड होंगी। तो इस तरीके से हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं कुल मिलाकर के एडमिनिस्ट्रेटिव के बेसिस पर। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर बांटें तो 65.35%, 65.35% एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया का वो अराउंड रिजर्व फॉरेस्ट का है। अगर बात की जाए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की तो वो 32.84% है,
और लास्टली 1.8% जो है मात्र वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का पार्ट है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन के बेसिस पर तो बहुत आसान है कि मध्य प्रदेश में जो वन है वो कॉम्पोजिशन या स्पीसीज के बेसिस पर 3 तरह के हैं मुख्यतः। इसमें पहला है सागौन के वन यानी टीकवुड। टीकवुड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लकड़ी है। इसकी खासियत यह है कि बहुत मजबूत लकड़ी होती है। इसमें एक ऑयल पाया जाता है जिसे टीकवुड ऑयल कहते हैं, विच इज़ अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, और इसके वजह से इसमें दीमक नहीं लगती और इसलिए फर्नीचर बनाने में या इमारतों को भी बनाने में इसका बहुत उपयोग होता है। बड़ी ताकतवर लकड़ी है, मजबूत लकड़ी मानी जाती है। सिमिलरली अगर हम देखें तो दूसरी एक और जो वन है जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो है साल के वन। साल के वन आपको ज़्यादातर नेशनल पार्क्स में देखने के लिए मिलेंगे। आप कान्हा नेशनल पार्क जाइए, आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाइए, यहाँ पर आपको साल के वन मिलेंगे। इनकी लकड़ियाँ सीधी होती हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो रेलवे के जो स्लीपर नीचे जो लकड़ियों पर जिस पे पटरियाँ लगाई जाती थी उसको बनाने में सबसे ज़्यादा साल का उपयोग होता था। इसे इमारती लकड़ी भी कहते हैं इसलिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको मिलेंगे बांस के वन। बांस का उपयोग होता है हार्ड पेपर को बनाने में, हार्ड पेपर इंडस्ट्री इसलिए मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा बांस का उपयोग अब आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए भी होता है। आज आप देखते हैं कि फर्नीचर्स वगैरह बनाने में भी बांस के सूपे या टोकनी इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए भी बांस का उपयोग अत्यधिक होता है। तो इस तरीके से बांस के वन और ये जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। उसके बाद अदर्स में बाकी सारे जो मिसलेनियस हैं, जो मिक्स्ड फॉरेस्ट हैं, वो आ जाएंगे। सबसे ज़रूरी, मध्य प्रदेश में अगर हम वनों को वन पेटियों के हिसाब से बांटें, जहाँ पर एक तरह के वन या डेंसिटी पाई जाती है, तो एक जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा, मैकल और बघेल खंड वाला क्षेत्र है। ये जो आपको मैप में दिखाई भी देगा, तो जो सबसे निचला वाला पोर्शन है वो सतपुड़ा, मैकल और बघेलखंड वाला पोर्शन है। जो मध्य भारत पोर्शन है, जब आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ा था तो वहाँ पर हमने बात करी थी कि 4 हिस्सों से मिलकर के मध्य प्रदेश बना है। एक है सीपीएन बरार, दूसरा है मध्य भारत, तीसरा विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट। तो जो मध्य भारत पोर्शन था वो था ही ग्वालियर और इंदौर वाला, यानी मालवा रीजन को मिलाकर। इस क्षेत्र में वन बहुत ही कम है और जो हैं भी तो वो ज़्यादातर कटीले वन है। तो मध्य भारत का क्षेत्र। और तीसरा है विंध्य बेल्ट। विंध्य बेल्ट जो है वो मूलतः जो बीच का हिस्सा है मध्य प्रदेश का, जो नर्मदा नदी के पैरेलली है ना, समानांतर है, और जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, इसको मिला करके हमारा विंध्य वाला क्षेत्र बनता है। तो इस तरीके से अगर हम वनों को बांटें तो 5 अलग अलग प्रकार से हम मध्य प्रदेश में वनों को बांट सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम प्रतिशत की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सागौन के वन पाए जाते हैं वो पूरे वन क्षेत्र का 29.79% है। कई बार कई एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछा गया है कि जो सागौन के वन है उसका क्या प्रतिशत है। मध्य प्रदेश के पीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। इसके अलावा साल में अगर पूछा जाए तो साल जो है वो 8.13% क्षेत्र में पाया जाता है पूरे वन क्षेत्र के। तो ये प्रतिशत आपको ध्यान रखने हैं। सभी जो हम लोगों ने डिविजन्स किए थे, चाहे वो डेंसिटी के बेसिस पर हो या वो जोग्राफिकल फीचर्स के बेसिस पर हो, रिजर्व फॉरेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बेसिस पर हो या फिर कॉम्पोजिशन के बेसिस पर हो, ये चारों आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम जिलेवार क्षेत्र की बात करें, वनों में ही एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा VDF किस जिले में पाए जाते हैं, या सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले का है, या फिर सबसे ज़्यादा मीडियम डेंस फॉरेस्ट किस जिले में पाए जाते हैं। तो तीनों सवाल का एक ही जवाब है, दैट इज बालाघाट। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले का है, तो भी बालाघाट। वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो भी बालाघाट। मीडियम डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो भी बालाघाट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बालाघाट में, इन दोनों के लिए जवाब जो होगा वो बालाघाट होगा। अच्छा, उसके अतिरिक्त ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो उसका जवाब होने वाला है छिंदवाड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा VDF और MDF बालाघाट में है, तो ओपन फॉरेस्ट भी वहीं पर हो, ये संभावना कम बनती है। छिंदवाड़ा क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा जो जिला है मध्य प्रदेश का, तो ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो उसका जवाब छिंदवाड़ा होगा। और सबसे अधिक श्रब्स
श्रब्स जहां पर की डेंसिटी ट्री कवर की 10% से कम है। तो सबसे अधिक श्रब्स जो हैं वो भिंड जिले में पाए जाते हैं, भिंड। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिलेवार जो आपको एज इट इज ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले का है, तो उसका जवाब होने वाला है उज्जैन, है ना। उज्जैन आपको ध्यान रखना है कि उज्जैन 0.6% सबसे कम लीस्ट फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, इसका जवाब है उज्जैन। 0.36 स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज 0.6% ऑफ द एरिया ऑफ उज्जैन। उज्जैन के पूरे क्षेत्र का वन क्षेत्र, पूरे क्षेत्र का 0.6% मात्र जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का जो परसेंटेजेस है वो आपको जरूर से ध्यान रखना है। लीज जोग्राफिकल एरिया परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो वो सबसे कम उज्जैन है, एरिया वाइज भी सबसे कम उज्जैन है। बालाघाट एरिया वाइज परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है, और ये प्रोफाइल आपको जिलेवार ध्यान रखनी है फॉरेस्ट की। इसके अतिरिक्त एक और चीज ये कि जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए कौन कौन सी संस्थाएं हमारे यहाँ हैं, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके रिसर्च के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। तो उसमें अगर हम बात करें, अब अगर हम कुछ संस्थाओं की बात करें जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वनों के संरक्षण के लिए या वनों से जुड़े हुए अनुसंधान के लिए बनाई गई हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च के लिए या डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें सबसे पहले बात हमको करनी होगी SFRI की, दैट इज स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, SFRI। SFRI के साथ साथ यहाँ पर भारत सरकार ने भी एक संस्था बनाई है जिसका नाम है TFRI, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोनों का जो मुख्यालय है वो है जबलपुर में। ये क्वेश्चन अगेन कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मध्य प्रदेश का स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है। अच्छा, दूसरा ये कि ये कब बना, तो ये बना ऑन 27 जून 1963। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। जेल प्रहरी और इस तरीके के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका गठन जो है, इसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष में की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IFMI, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ और ये कब बना, तो ये बना था 1982 में और ये स्थित है भोपाल जिले में। ठीक है, तो IFMI इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, प्रबंधन संस्थान, भारत वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल जिले में स्थित है और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ये बोर्ड जो है इसकी स्थापना 11 अप्रैल 2005 में की गई और ये भी भोपाल में ही स्थित है। इसके जो मुखिया हैं वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वही होंगे, जो मुख्यमंत्री हैं वही इसके हेड भी होंगे। और तीसरा, चौथा और आखिरी जो सबसे जरूरी है, वन राजक महाविद्यालय, स्टेट फॉरेस्ट कॉलेज, वो कहां पर स्थित है, तो वो है स्थित बालाघाट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हैं वो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। बालाघाट आपको वैसे भी याद रहेगा, जब अभी हम लोगों ने बात करी थी कि सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो किस जिले में है, तो वो बालाघाट में है। बालाघाट का वन क्षेत्र सबसे अधिक है, तो वन राजक महाविद्यालय जो है वो बालाघाट में होगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है, TFRI, और उसी क्षेत्र के पास ही SFRI, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जबलपुर में ही स्थित है। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया, जबकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया। तो ये कुछ अनुसंधान या वन से जुड़े हुए संस्थाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यतः वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी मुख्य योजनाएं चलाई हैं, तो उसमें 4 से 5 कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसमें जो सबसे पहली योजना है वो पंचवन योजना है। पंचवन योजना 1976 में चलाई गई थी और ये संबंधित है मध्य प्रदेश वन नीति से भी। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहीं पर
कि मध्य प्रदेश वन नीति यानी फॉरेस्ट पॉलिसी, एमपी की फॉरेस्ट पॉलिसी, एमपी फॉरेस्ट पॉलिसी ये कब लाई गई? तो फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी 2005 में आई, 2005 में आई। उससे पहली वाली जो फॉरेस्ट पॉलिसी है 1972 की है। ठीक है, तो दो फॉरेस्ट पॉलिसीज आई हैं मध्य प्रदेश में, पहला 1972 में और दूसरा 2005 में। ये बहुत ज़रूरी है, 2005। अच्छा, इसका एक लक्ष्य ये भी है कि हर जिले में कम से कम 33%, 33.33%, इसका मतलब 1/3 हिस्सा वो वन क्षेत्र का होना चाहिए। तो ऐसे जिले जिनमें कि 1/3 फॉरेस्ट कवर नहीं है, 1/3 फॉरेस्ट कवर, उस टारगेट को पूरा करने के लिए पंचवन योजना लाई गई है ना। टारगेट है कि हर जिले में 1/3 हिस्सा जो है, एरिया जो है वो, दैट मीन्स 33.33% वो वनों का हो। इसके लिए फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए पंचवन स्कीम लाई गई है। अगली अगर हम बात करें, अच्छा कब लाई गई, तो 1976 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पंचवन योजना कब लाई गई और क्यों लाई गई। तो 1/3 जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए पंचवन स्कीम है। अगला सामाजिक वानिकी योजना है ना। सामाजिक वानिकी योजना, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम, इसके बहुत सारे टारगेट हैं और कुल मिलाकर के जो टारगेट है वो ये है कि ऐसी प्राइवेट लैंड्स जिनमें कि फॉरेस्ट लगाए जा सकते हैं, जैसे इसमें फार्मर्स से ये कहा जाएगा कि भाई आप जो आपके खेत की मेड़ है या ऐसी जो बाउंड्री है वहाँ पर आप पेड़ों को लगाएं। इस तरीके से जो प्राइवेट लैंड्स हैं वहाँ पर लोगों को फॉरेस्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो सामाजिक वानिकी योजना भी 1976 में लाई गई थी, 1976, और इसका भी ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन को बढ़ावा देना है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अच्छा, उसमें भी अगर हम बात करें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में अंतर क्या है, तो देखिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो है वो किया जाता था अंग्रेज़ों के समय ज़्यादा। प्रोटेक्शन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि इस को हम आगे इस्तेमाल कर सकें। तो प्रोटेक्शन जो होता है वो होता है अपने बेनिफिट के लिए या स्वार्थ को देखते हुए, कि अगर आज मैं एक पेड़ लगा रहा हूँ इस उद्देश्य से कि ये पेड़ को मैं जब बड़ा हो जाएगा तो काटूंगा, तो वो हो जाएगा प्रोटेक्टेड एरिया या प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ऑन द अदर हैंड कंजर्वेशन किया जाता है निस्वार्थ, या उसमें सीधी तरह पर स्वार्थ निहित नहीं होता। अगर मैं आज एक पेड़ लगा रहा हूँ पर्यावरण के इजाफे के लिए, तो वो होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ये मूल डिफरेंस है। अच्छा, इसके अलावा लोक वानिकी योजना, लोक वानिकी योजना जैसा कि नाम से भी क्लियर है, इसमें आम लोगों को, जिसमें कि केवल लोग ही नहीं, ग्राम पंचायतें, ग्राम सभा, इनको भी शामिल किया जाएगा और इनको महत्व बताया जाएगा कि क्या वनों का महत्व है, और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा कि प्राइवेट एरियाज़ में, प्राइवेट लैंड्स पे वो वनों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। खास तौर पर एक गांव में मान लीजिए पड़ती भूमि है, बैरन लैंड है, बंजर भूमि है, जहाँ पर कि बहुत पैदावार नहीं होती, पड़ी हुई है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ और उससे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको भी रीप किया जा सकता है। आखिरी है दीनदयाल वनांचल योजना। दीनदयाल वनांचल योजना जो है ये मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए लाई गई है। ऐसी ट्राइबल पॉपुलेशन जो ज़्यादातर रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास रहती है, नेशनल पार्क के 5 किलोमीटर के रेडियस में रह रही है, उन्हें एजुकेट करना, उन तक हेल्थ फैसिलिटी पहुंचाना, उनको डेवलप करना, और इसके लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड्स हों, रेंजर्स हों, उनको ट्रेन किया जाएगा कि वो उन तक सारी सुविधाएं, लिटरेसी, हेल्थ और जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों तक पहुंचा सके। तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए मेनली लाई गई है, ट्राइबल पॉपुलेशन लिविंग इन द फॉरेस्ट एरियाज और नियर बाय फॉरेस्ट एरियाज। ये 2016 में लाई गई और ये लोक वानिकी योजना जो है वो 1995 में लाई गई थी। तो इस तरीके से ये 4 योजनाएं जो हैं वो मूल योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए लाई गई हैं। तो आज के जो वीडियो में हम लोगों ने मेनली बात करी फॉरेस्ट से रिलेटेड स्कीम्स, कितने तरह के फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट से जुड़े हुए संस्थानों के बारे में। इसके बाद जो अगला पार्ट हम बनाएंगे उसमें हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश में स्थित सभी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।